नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू हम डिस्कस करेंगे फार्म लॉज के रोल बैक से संबंधित। दूसरा इशू बच्चों के ऊपर सेक्सुअल असोल्ट से संबंधित। तीसरा हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से संबंधित। ये कोट है रविंद्रनाथ टैगोर का, यू कैन नॉट क्रॉस द सी मर्ली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। देखो, आप समुद्र के किनारे खड़े हो, पानी को घूर रहे हो, इससे समुद्र पार नहीं होगा। समुद्र को पार करना है तो आपको एक्शन लेना होगा। ऐसे के कंक्लूजन में हम ये बातें लिख सकते हैं कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, ये रिफॉर्म्स आने चाहिए, ये पॉलिसीज आनी चाहिए, ये रूल्स आने चाहिए। आउटकम तभी निकलेगी जब आप इनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। उसी प्रकार से आप प्लान बनाते हो बहुत कुछ कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकोगे। जो भी आप लक्ष्य अचीव करना चाहते हो उसको आप अचीव कर सकोगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 3 फार्मूलाज के रोल बैक से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब से ये 3 नए कृषि कानून आए थे ना, तब से इनका विरोध स्टार्ट हो गया था। शुरू में तो विरोध पंजाब हरियाणा में ज़्यादा था, उसके बाद वेस्टर्न यूपी में फैला, उसके बाद तो धीरे धीरे करके कहीं कम कहीं ज़्यादा देश के अलग अलग इलाकों में किसान जो है विरोध करने लगे इन 3 कृषि कानूनों का। 1 साल से 26 नवंबर को आए थे किसान, 1 साल से वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं। सरकार ने पहले ये सोचा धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो है वो कमज़ोर हो जाएगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार ऑलमोस्ट 1 साल बाद गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये अनाउंस किया कि सरकार इन 3 फार्मूलाज को वापस लेगी। अभी जो विंटर पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा तब ये कृषि कानून वापस लिए जाएंगे सरकार के द्वारा। देखो, अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग बोल रहे हैं कि सरकार ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला क्यों किया। कुछ लोग बोलते हैं इलेक्टोरल इश्यूज़ के कारण, पंजाब में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है। कुछ लोग ये बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये फार्मूलाज का इशू था ना, ये एग्रीकल्चर से ऊपर उठ चुका था। कुछ लोगों ने इसे सिख प्राइड का इशू बना लिया था। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान या फिर जो हमारे देश के विरोधी एलिमेंट्स हैं वो सिखों की नाराज़गी को चैनलाइज कर सकते थे इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सरकार नहीं चाहती थी कि पंजाब में किसी प्रकार से पीस डिस्टर्ब हो। पंजाब में देखो शांति बड़ी मुश्किल से आई थी 1980s में, और 90s के शुरुआत में पंजाब में माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो ये जो फार्मूलाज का इशू था ना, ये फिर से मतलब पंजाब में पीस डिस्टर्ब कर सकता था, ऐसी संभावना कुछ एक्सपर्ट्स जता रहे थे। तो सरकार को मजबूरी में इन 3 फार्मूलाज को वापस लेना पड़ा। खैर, अब हम फार्मूलाज की बात करते हैं। देखो, इन 3 कृषि कानूनों के बारे में जो डिबेट है ना, इसे आप देश के विकास का मॉडल क्या होना चाहिए इससे जोड़ के देख सकते हो। मतलब आप एक बड़ी पिक्चर देखिए। 1990-91 के बाद से हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, यानी मार्केट को ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। आईएमएफ ने इंडिया को जब लोन दिया तो आईएमएफ ने इंडिया के सामने शर्त रखी कि आप अपने देश की इकोनॉमी को ओपन कर दीजिए। तो हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए। तो ये जो चीज़ है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि मार्केट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, मार्केट ही सब कुछ डिसाइड करे कि किसी चीज़ के दाम क्या होने चाहिए, किस चीज़ की डिमांड है, वही चीज़ जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे, वो अपने हिसाब से दाम वसूलेंगे। मतलब सब कुछ आप मार्केट पे छोड़ दो। सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज के बीच में कंपटीशन होगा मार्केट में जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए, और इससे अपने आप इनोवेशन आएगी, अपने आप प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, कॉमन मैन का भला हो जाएगा। ये सब बातें बोली जाती हैं मार्केट में विश्वास रखने वाले इकोनॉमिस्ट के द्वारा। इन्हें आप इकोनॉमिकली राइट या फिर राइट विंग इकोनॉमिस्ट बोल सकते हो। ये जो राइट विंग वाले इकोनॉमिस्ट हैं ना, ये बोलते हैं देखो वो देश जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं,
यूएसए है, यहाँ पे मार्केट का बोलबाला था, तभी यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट आई है। अगर यूएसए में सरकार का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता ना, तो यूएसए में इतनी इनोवेशन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ना आती, यूएसए में पर कैपिटा इनकम ना होती। ये सारी बातें बोली जाती हैं राइट विंग इकोनॉमिस्ट के द्वारा। इसके अगेंस्ट में, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसके अगेंस्ट में जो इकोनॉमिकली लेफ्ट लोग हैं ना, मतलब लेफ्ट विंग वाले इकोनॉमिस्ट, वो बोलते हैं नहीं, सरकार का इंटरफेरेंस रहना चाहिए, सरकार पीएसयू चलाए, सरकार अच्छे से मार्केट को रेगुलेट करे। अगर सरकार सब कुछ मार्केट पे छोड़ देगी तो इसका नतीजा तो ये निकलेगा, कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और वो अपनी मनमानी करने लगेंगी, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी अगर हम सब कुछ मार्केट पे छोड़ देंगे, गरीबी बढ़ जाएगी। ऐसा बोलते हैं ये लेफ्ट विंग वाले इकोनॉमिस्ट। डिबेट का एसेंस आप समझ गए ना। एक तरफ के लोग ये बोलते हैं सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, प्राइवेट कंपनीज को आने दो, और दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं नहीं, सरकार इंटरफेयर करे, सरकार सपोर्ट करे ज़्यादा। तो अब आप इन तीन फार्मूलाज को उसी दृष्टिकोण से देखिए। अभी हमारे देश में जो सिस्टम चला आ रहा है ना, सरकार सब्सिडी देती है, सरकार एमएसपी पे फसल प्रोक्योर करती है, बहुत सरकार सपोर्ट करती है। ये सिस्टम जो है पहले का चला आ रहा है, तो मतलब ये जो सिस्टम चला आ रहा है ना, इसकी वकालत की जाती है लेफ्ट इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जो बोलते हैं सरकार का इंटरफेरेंस रहना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम ने ना नुकसान काफ़ी किया है। जैसे सरकार सिर्फ राइस की प्रोक्योरमेंट करती है, वीट की प्रोक्योरमेंट करती है, इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में राइस की खेती नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है। पानी जो है नीचे बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्रॉप पैटर्न जो है वो नहीं बदल सका है, इतने सालों से फसलों का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सका है। नुकसान काफ़ी हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा देखो, सबसे बड़ा तो ये हुआ है, इंडिया ने फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की है। पहले हम मोहताज थे फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे देशों के ऊपर, लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। तो उसके लिए ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप क्रेडिट दे सकते हो कि सरकार का योगदान रहा। सरकार एमएसपी पे फसल प्रोक्योर करती है, बिजली पे सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती है। तो इन सब चीज़ों को आप श्रेय दे सकते हो थोड़ा बहुत, या फिर जितना भी आप देना चाहते हो, कि हमने फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की। लेकिन अब देखो, ये जो राइट विंग वाले इकोनॉमिस्ट है ना, जो मार्केट पे फोकस करते हैं, ये बोलते हैं देखो आज के समय में हालात चेंज हो चुके हैं। ये जो एपीएमसी सिस्टम चला आ रहा है ना, मंडी सिस्टम, कि सरकार जो है वो किसानों की फसलों को प्रोक्योर करती है और किसान अपनी फसल को सिर्फ मंडी में ला सकते हैं और कहीं नहीं ले जा सकते, किसी तीसरे पर्सन को नहीं बेच सकते मंडी से बाहर। इस सिस्टम से नुकसान भी बहुत हुआ है। इस सिस्टम ने अभी तक फ़ायदा किया था, ठीक है, लेकिन आज हालात चेंज हो चुके हैं, आज नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो आप पुराने ढर्रे पर क्यों चलना चाहते हो? अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे तो कैसे आप प्रोग्रेस करोगे? ये सारी बातें मार्केट पे फोकस करने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। तो ये बोलते हैं कि तीन जो फार्मूलाज आए थे वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि पुराने चले आ रहे सिस्टम के हिसाब से किसानों को मजबूरी में अपनी फसल मंडी में लानी ही पड़ती थी, वो मंडी से बाहर नहीं बेच सकता था। तो अब ये पहला जो कृषि कानून था एपीएमसी वाला, ये अगर लागू हो जाता तो प्राइवेट मंडीज खुल जाती और प्राइवेट मंडीज में किसान अपनी फसल अपनी मर्जी के मुताबिक बेच पाता। अभी तो किसानों को मंडी टैक्स भी देना पड़ता है। तो बहुत सारे फायदे आते होते अगर पहला जो कृषि कानून है ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित ये लागू हो जाता। इसके जवाब में जो लेफ्ट इकोनॉमिस्ट है वो ये बोलते हैं कि देखो, पहली बात तो मंडी टैक्स अगर किसान देता है ना, उस मंडी टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। दूसरी चीज़ जो लेफ्ट इकोनॉमिस्ट वाले हैं वो ये बोलते हैं, आपका ये कहना कि ये मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसके जवाब में लेफ्ट इकोनॉमिस्ट वाले ये बोलते हैं, देखो 2003 में ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल एक्ट बनाया था, क्योंकि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट डोमेन में आता है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने मॉडल एक्ट बना लिया जिसमें उन्होंने बोला कि आप जो मंडी सिस्टम है इसे ख़त्म कर दो ताकि किसान अपनी फसल को बाहर भी बेच सके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। तो कुछ राज्यों ने
यूनियन गवर्नमेंट के 2003 के इस मॉडल एक्ट से अच्छी अच्छी चीज़ें ली जो वो लेना चाहते थे। पूरे एक्ट को उन्होंने लागू नहीं लिया, जो प्रोविजंस उनको लगा कि ठीक है उनको वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना लिया, पूरे एक्ट को नहीं लागू किया। जबकि बिहार एक ऐसा राज्य बना जिसने पुराने मंडी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करके और यूनियन गवर्नमेंट ने जो मॉडल एक्ट लाया था ना उसको अपना लिया पूरी तरह से। यानी बिहार में मंडी सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया 2006 में। तो राइटर कहते हैं देखो बिहार में तो मंडी सिस्टम खत्म हो गया 2006 में, तो बिहार में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई नहीं। आप बोल रहे थे कि प्राइवेट मंडीज बनेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि बिहार में मंडी सिस्टम 2006 में ही खत्म हो गया था। इसके अलावा राइटर और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में 2016 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को APMC से हटा दिया गया था, लेकिन वहाँ भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अरे यार ये फ़ोन, मतलब 3 फार्मूलाज के विरोधी ये बोलते हैं कि पास्ट के एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि जहाँ जहाँ पे मंडी सिस्टम ख़त्म हुआ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, और जो प्राइवेट मंडीज़ ओपन भी हुई तो वहाँ पे भी किसानों को मिडिल मैन के ऊपर निर्भर होना पड़ा। बल्कि वहाँ पे हालात जो हैं, जैसे बिहार का एग्जाम्पल दिया जाता है, बिहार में प्राइवेट मंडीज़ बनी तो सही, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलते हैं। तो फिर फ़ायदा ही क्या? मंडीज़ में आके भी किसानों को मिडिल मैन के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, और प्राइवेट मंडीज़ में भी मिडिल मैन के ऊपर ही किसानों को डिपेंड होना पड़ता है। तो एक मिडिल मैन से अगर किसान चुंगल से बाहर निकलता है तो दूसरे मिडिल मैन के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो फिर फ़ायदा ही क्या? कम से कम जो APMC सिस्टम है, इसमें जो मंडीज़ है ना, उनको सरकार रेगुलेट तो करती है ताकि किसानों के एक्सप्लोटेशन को रोका जा सके, लेकिन प्राइवेट मंडीज़ में तो सरकार किसानों के एक्सप्लोटेशन को रोक भी नहीं सकेगी। इसके बाद 3 फार्मूलाज के विरोधी ये भी बोलते हैं, देखो ये जो डोमेन है ना एग्रीकल्चर मार्केटिंग संबंधित, ये वैसे तो स्टेट डोमेन में आता है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के एक एंट्री 33 का सहारा लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू ये कानून बनवा दिए। तो स्टेट लिस्ट की एंट्री 26 और एंट्री 27 का उल्लंघन है, यानी फेडरलिज्म के अगेंस्ट थे ये 3 फार्मूलाज। इसके बाद राइटर के द्वारा कुछ दूसरे फार्मूलाज से संबंधित बात भी बोली जाती है, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में क्या प्रोविज़न किया गया था? इसमें अमेंडमेंट करके देखो ये किया गया था, अभी जो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना कि कोई भी पर्सन इससे ज़्यादा फूड ग्रेन स्टोर करके नहीं रख सकता, इससे ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटी स्टोर करके नहीं रख सकता। इसका नुकसान ये हुआ है कि जो वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज हैं, ऐसी चीज़ें नहीं बनती। क्यों? कोई क्यों ही बनाएगा? मान लो वेयर हाउस में काम क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर करके रखना, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट तो बोलता है कि आप इससे ज़्यादा कुछ चीज़ों को स्टोर, एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं उनको स्टोर करके रख ही नहीं सकते। तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी वेयर हाउस को बनाने में, कोल्ड स्टोरेज को बनाने में? यानी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो था वो एक प्रकार से बाधा बन रहा था ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के कारण वो एक लेवल से ज़्यादा फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रख ही नहीं सकते थे। तो सरकार ने सोचा अगर इसको अमेंड कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएं, तो फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगी, कॉर्पोरेट ग्रुप्स आगे आएंगे एग्रीकल्चर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, खास करके फसल की कटाई के बाद। लेकिन इसके विरोध में एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, देखो ये बात सच है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो आती, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स इन्वेस्ट करते और उनकी मोनोपोली बन जाती लॉजिस्टिक्स में, स्टोरेज में और वेयर हाउसिंग में। तो ये चीज़ किसानों के लिए अच्छी नहीं होती। उसके बाद तीसरा पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। सरकार ये कहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित प्रोविज़न बहुत अच्छा था, क्योंकि किसान डायरेक्टली टाई अप कर सकते थे विभिन्न कॉर्पोरेट ग्रुप्स के साथ में, और इससे किसान को सिक्योरिटी भी मिलती कि हाँ, हम जो फसल उगा रहे हैं उन फसलों को खरीदा जाएगा कंपनी के द्वारा इस दाम पे। लेकिन विरोधी ये बोल रहे थे ये कानून सही नहीं था, क्योंकि विवाद होने की सूरत पर मामला जाता था SDM के पास में। SDM जो है वो ज़्यादा संभावना है कि कॉर्पोरेट ग्रुप का साथ देते। वो किसान जो हैं अपनी इस डिस्प्यूट को लेके, मान लीजिए कॉर्पोरेट ग्रुप और किसानों के बीच में
कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट आ गया है, तो वो इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते थे। सरकार कहती है कि ये मामले सिविल कोर्ट में जाएंगे तो दिक्कत है ना, तो फिर सिविल कोर्ट में तो केस जो है वो लटकते रहते हैं, इससे किसानों को ही नुकसान होता। किसानों को ये समझने की आवश्यकता है एसडीएम तो जल्दी जल्दी आपके डिस्प्यूट का समाधान निकलवा देगा, लेकिन किसानों को एसडीएम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे थे। तो कुल मिला के देखो, आगे तो आर्टिकल में ये पॉलिटिक्स बोली जाती है, रिहाना ने ट्वीट किया, सरकार ने विरोध किया, ये सब चीज़ें काम की नहीं है एग्ज़ाम के लिए। अब ये 3 फार्मूलाज भी चले गए, तो फार्मूलाज के बारे में भी यूपीएससी तो पूछेगी नहीं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि अब जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फार्मूलाज से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, हाईकोर्ट की एक जो जजमेंट थी बच्चों पर सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है। तो आर्टिकल में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की गलती को करेक्ट कर दिया है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जो मुंबई हाई कोर्ट है ना, मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पोक्सो एक्ट के सेक्शन 7 से संबंधित एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल जजमेंट दिया था, जो हमने डिस्कस भी किया था। हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा था कि अगर देखो बच्चों पर सेक्सुअल असॉल्ट के वक्त स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है तभी उसे सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। मतलब अगर यह साबित करना है कि किसी बच्चे पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो आपको यह साबित करना जरूरी है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है परपिट्रेटर के बीच में और बच्चे के बीच में, तभी उस एक्ट को बच्चे के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का एक्ट माना जाएगा। तो ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। तो जब हाईकोर्ट की ये जजमेंट आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से एक्ट करते हुए हाईकोर्ट की इन जजमेंट्स के ऊपर स्टे लगा दिया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया हाईकोर्ट के 2 वर्डिक्ट्स को चैलेंज करने का। देखो, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस थ्योरी के आधार पर कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, इस थ्योरी के आधार पर 2 अपने वर्डिक्ट्स दिए थे। 2 अलग अलग केसों में ये वर्डिक्ट्स थे। एक में तो क्या हुआ था, 12 साल की जो बच्ची थी उसको परपिट्रेटर ने, यानी आरोपी ने, अपराधी ने पकड़ लिया था छाती से। और दूसरे एक्ट में क्या हुआ था, परपिट्रेटर ने, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट की परपिट्रेटर तैयारी कर रहा था, जैसे कपड़े वगैरह उतारना। तो दोनों केसेस में हाईकोर्ट ने ये बोला कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट तो हुआ नहीं था ना। बेशक दूसरे केस में आरोपी तैयारी कर रहा था, बेशक पहले केस में अभी बच्ची को पकड़ा था आरोपी ने, लेकिन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, तो इसे सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों जजमेंट्स को अब सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है। हाईकोर्ट ने काफ़ी कम सज़ा सुनाई थी इन दोनों केसेस में आरोपियों को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजमेंट्स के रिवर्स करने के बाद गंभीर सज़ा सुनाई जाएगी पोक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को, दोनों केसेस में। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, ये बोलना कि जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है इसे सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा, ये गलत है। ये तो पोक्सो एक्ट के सेक्शन 7 की काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन है। बच्चों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होते हैं इस प्रकार की नैरो इंटरप्रिटेशन से। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के प्रिंसिपल के अगेंस्ट थी बॉम्बे हाईकोर्ट की ये जजमेंट। तो इसलिए इन जजमेंट्स को रिवर्स करना जरूरी हो गया है, क्योंकि देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता लगाने में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का होना जरूरी नहीं है, इंटेंशन देखना जरूरी है कि सामने वाले पर्सन की इंटेंशन क्या थी। अब दूसरे केस में जो आरोपी था वो तैयारी कर रहा था सेक्सुअल असॉल्ट की, हाथ पकड़ा पीड़ित का, कपड़े उतारने लगा, तो मतलब उसकी इंटेंशन थी सेक्सुअल असॉल्ट की। अब पहले वाले केस में बच्ची को पकड़ लिया, इस प्रकार से इंटेंशन सेक्सुअल असॉल्ट की ही थी, बेशक ड्रेस थी। तो ये चीज़ें देखना जरूरी है। नैरो ढंग से आप पोक्सो एक्ट को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आपको अगर बच्चों के राइट्स को सही मायने में प्रोटेक्ट करना है तो इंटेंशन देखिए और उसके हिसाब से आप आरोपी को सजा दीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पोक्सो एक्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल इस बारे में है
कि हमारे देश में टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसका 49% वुमेन है, लेकिन आप देखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या फिर स्टार्टअप्स के मामले में जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है। देखो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मामले में तो अब ज़्यादा महिलाएं एडमिशन ले रही हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और जेंडर गैप कम हुआ है, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आज के समय में भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं। हमारे देश में सिर्फ 13.76% एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जिनका मालिकाना हक महिलाओं के पास है, और जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं ना उसमें से सिर्फ 6% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इन स्टार्टअप्स को फाउंड किया है। मतलब टोटल जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसमें से सिर्फ 6% स्टार्टअप्स में फाउंडर महिलाएं हैं। और फंडिंग की अगर हम बात करें, सिर्फ देखो टोटल जितनी फंडिंग मिली है ना हमारे देश में स्टार्टअप्स को, सिर्फ 5% फंडिंग उन स्टार्टअप्स को मिली है जिसमें कम से कम एक महिला को फाउंडर है। ये डेटा 2018 से लेकर 2020 के बीच का है। और वो स्टार्टअप्स हैं जिसमें फाउंडर सिर्फ और सिर्फ महिला हैं, यानी महिलाओं के द्वारा जो स्टार्टअप्स फाउंड किए गए हैं उनको तो फंडिंग मिली सिर्फ 1.43%। पहले केस में को फाउंडर महिला हैं, यानी महिलाओं के अलावा जो फाउंडर हैं वो पुरुष भी हैं, लेकिन दूसरे केस में फाउंडर सिर्फ एक ही है और वो महिला हैं। तो ऐसे केस में ऐसे स्टार्टअप्स को सिर्फ 1.43% फंडिंग मिली है। क्या आपको कोई फेमस स्टार्टअप याद आ रहा है जो किसी महिला के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो और जो बहुत सफल रहा हो? एक ही है, नायका, जिसने अपना अभी IPO लॉन्च किया था और जो शेयर मार्केट में अब लिस्ट हो चुका है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था फाल्गुनी नैयर के द्वारा 50 की एज में। लेकिन देखो इसको अगर एक्सेप्शन मान लें तो यूनिकॉर्न यानी वो स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है या फिर जल्द ही $1 बिलियन से ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है जो किसी महिला के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो। इवन पूरे वर्ल्ड में भी सिर्फ 20 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको महिलाओं ने इस्टेब्लिश किया, जिन्होंने IPO लॉन्च किया और जिनकी अभी ट्रेडिंग होती है। ऐसा क्यों? मतलब महिलाएं एंटरप्रेन्योर कब क्यों बनती हैं? देखो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है सेक्स एंड जेंडर का। क्या है ये कंसेप्ट? देखो ये सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। वुमेन, मैन, महिलाएं जो हैं बच्चों को जन्म देंगे, ये नेचर ने किया है सब कुछ जो कुछ किया है। लेकिन उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर जाके काम करेंगे, ये जेंडर है, ये इंसान ने क्रिएट किया है, ये भगवान ने नहीं क्रिएट किया है, ये नेचर ने नहीं क्रिएट किया है कि काम डिवाइड करना कि महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, महिलाएं कमज़ोर होती हैं। ये सब बातें मतलब क्या है? महिलाओं को वीक सेक्स माना जाता है। आप देखिए मतलब बोलते हैं ना कि चूड़ियाँ पहन लो, ये बात क्यों बोली जाती है चूड़ियाँ पहन लो? जो लोग ये बात बोलते हैं चूड़ियाँ पहन लो, मतलब वो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि चूड़ियाँ महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो एसोसिएटेड कर दी जाती हैं मैन के साथ में या फिर वुमेन के साथ में, ये समाज ने की हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? जेंडर हैं। और सेक्स क्या है? सेक्स मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंस कि रिप्रोडक्शन कैसे होगा, महिलाएं बच्चों को जन्म देंगी, ये सेक्स है। इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये नेचर ने किया है जो कुछ किया है। आप समझ गए ना सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस। समाज के द्वारा कौन सा डिफरेंस डाला गया है? समाज ने कौन सी चीज़ें मैन के साथ और वुमेन ने एसोसिएट की हैं, वुमेन के साथ और मैन के साथ में एसोसिएट की हैं, वो सब चीज़ें हैं जेंडर। और जो चीज़ें नेचुरल हैं जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो चीज़ें हैं सेक्स का पार्ट। सेक्स मतलब मेल फीमेल, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये कंसेप्ट क्यों बताया मैंने आपको, बताता हूँ। देखो आमतौर पे ना महिलाओं के साथ ये चीज़ें अटैच कर देती हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना आपको रिस्क टेकिंग होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ना जेंडर का कंसेप्ट आ जाता है। आमतौर पे बोल दिया जाता है कि महिलाएं जो हैं उनमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती, उनमें लॉन्ग टर्म का विजन नहीं होता, स्केलेबिलिटी नहीं होती। मान लीजिए दिल्ली में एक ब्रांच खोली है, उसे पूरी इंडिया में ओपन करना है, ब्रांचेस फैलानी है, तो वो स्केलेबिलिटी महिलाओं के पास नहीं होती। स्टार्टअप को बड़ा बनाने के लिए कमिटमेंट की आवश्यकता होती है, महिलाओं के पास कमिटमेंट नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जेंडर हैं। ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ अटैच कर दी गई हैं और इसी वजह से बायसनेस देखने को मिलता है उन स्टार्टअप्स के साथ में जो महिलाओं के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। अब देखो जो
स्टार्टअप्स महिलाओं के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, जब वो फंडिंग मांगने जाएंगे या तो एंजल इन्वेस्टर के पास जाएंगे या फिर वेंचर कैपिटल्स के पास जाएंगे, तो जो एंजल इन्वेस्टर हैं या फिर जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं, उनमें जो लोग बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं, अगर वो महिलाओं के द्वारा इस्टेब्लिश स्टार्टअप्स को इस सोच के साथ देखेंगे कि ये स्टार्टअप तो महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है, महिलाओं में स्केलेबिलिटी नहीं होती, रिस्क टेकिंग एपिटाइट नहीं होता, तो फिर वो कैसे फंडिंग देंगे उन स्टार्टअप्स को जिनको महिलाओं ने इस्टेब्लिश किया है। तो हमें सोच चेंज करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात देखो, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं ना, रिस्क टेकिंग एपिटाइट, कॉन्फिडेंट होना, जो भी मतलब जितने भी ये ट्रेट्स हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मैन और वुमेन के बीच में। बात ये है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपको एक्सपोजर कितना मिला है। अब शुरू से ही अगर देखो महिलाओं को घर में बिठा दिया जाएगा तो वो कैसे रिस्क लेंगी, आप बताइए। अगर आप बिठा के देखिए, अगर आप ऐसे मैन को शुरू से ही घर में बिठा के रखोगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो वैसे ही बिहेव करने लगेंगे, वो भी लेस कॉन्फिडेंट होंगे, उनमें भी रिस्क लेने का जो क्षमता है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो बात सारी ना एक्सपोजर की है, किसको कितना एक्सपोजर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट राइटर बोलते हैं, यही जो बायस्डनेस होता है ना, इसी कारण जब यंग मैन के द्वारा जो स्टार्टअप इस्टेब्लिश किया जाता है, जब वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, तो बोला जाता है इनमें तो विजन है, ये लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं, पैशनेट हैं। जबकि महिलाओं के द्वारा ये बड़ी बड़ी बातें जो बोली जाती हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो ज़्यादा इमोशनल हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं सोच रही हैं। तो यहाँ पे बायसनेस आ जाता है। कैसे इस बायसनेस को दूर किया जाए? सबसे पहले तो देखो, जो वेंचर कैपिटल्स में डिसीजन मेकिंग लोग हैं ना, उनमें महिलाओं को शामिल किया जाए। अब एक आधी महिलाओं को शामिल कर भी लिया गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप में कम से कम आधी महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला होगी, बाकी सारे मैन होंगे, तो भी ग्रुप में चलेगी तो मैन की ही ना, मतलब वही जो सोच है वो हावी रहेगी। तो आधी महिलाएं होनी चाहिए। दूसरा, जो लोग ये डिसीजन लेते हैं ना, किसको फंडिंग दी जाए किसको ना दी जाए, उनको ये बताना जरूरी है किस प्रकार से आपकी जो सोच है वो बाइस्ड है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब वो डिसीजन लेंगे ना, वो बाइस्ड होकर डिसीजन नहीं लेंगे, कम से कम पहले से वो आगाह रहेंगे कि हमारी जो सोच है ना वो बाइस्ड हो सकती है, हमें इम्पार्शियल होकर डिसीजन लेना है कि इस स्टार्टअप को फंडिंग दी जाए या फिर ना दी जाए। तो ये दो चीज़ें करनी जरूरी हैं, आपको सोच बदलनी जरूरी है, ज़्यादा महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। उन डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स में जो फंडिंग संबंधी डिसीजंस लेते हैं, उनको उनकी बाइस्डनेस के बारे में बताना जरूरी है, उनकी जो सोच है वो किस प्रकार से बाइस्ड है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया डिटेल से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।